Hello students, good afternoon to you all. Hope you all did your best in your examination. कुछ स्टूडेंट्स किसी रीज़न से एग्ज़ाम नहीं भी दे पाए तो दे कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम. आज के जो 40 क्वेश्चंस थे बॉटनी के, उसमें मैं बॉटनी 1 के 20 क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में. सो स्टार्टिंग विद दी फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में है द फिनोमेना ऑफ द कन्वर्जन ऑफ डाई नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स लाइक अमोनिया इज कॉल्ड. जो आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है डाई नाइट्रोजन, उसका जो है फिक्सेशन होना मेनली अमोनिया में या आपका नाइट्राइट में या नाइट्रेट्स में, वो क्या कहलाता है? तो इट विल कॉल्ड दी नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो बी विल बी द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. बिकॉज जो पर्टिकुलरली अमोनिया होती है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. इंडस्ट्रियल के थ्रू भी अमोनिया में हो सकता है लाइक हॉपर प्रोसेस, और जो कुछ आपके केमिकल मेथड्स है फिजियोकेमिकल मेथड्स लाइक आपका जब स्टॉर्म होता है, थंडर स्टॉर्म होता है, उस टाइम नाइट्रेट या नाइट्राइट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं. ठीक है, तो उस चीज़ को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं. सो फर्स्ट का आपका बी होगा. नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमोनीफाइंग बैक्टीरिया. ये मैंने नाइट्रोजन साइकिल में डायरेक्ट बैक्टीरियाज के नाम बताए थे, हमने नोट्स में भी लिखे हुए हैं. प्रोटियस जो होता है आपका वो अमोनीफाइंग बैक्टीरिया होता है. सो सेकंड का आंसर होगा प्रोटियस. बाकी तीनों जो है ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है. नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, तीनों ही जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है. अमोनीफाइंग प्रोटियस है. ओके. थर्ड की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं जो आपका जो नाइट्रेट फॉर्म है जिसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, वो एब्जॉर्ब होने से पहले डायरेक्ट N2 फॉर्म में वापस क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है. इस प्रोसेस को हम डी नाइट्रिफिकेशन बोलते थे. तो डी नाइट्रिफिकेशन के लिए आपका एक बैक्टीरिया होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज दी सूडोमोनास डी नाइट्रिफिकेंस. पूरा नाम होता है इसका, बी होगा इसका आंसर, सूडोमोनास डी नाइट्रिफिकेंस. ओके. नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ अमोनिया फर्स्ट इनटू द नाइट्राइट्स देन इनटू द नाइट्रेट्स. तो ये नाइट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि अमोनिया से नाइट्राइट देन नाइट्रेट. ये चीज़ आपके क्या कहलाती है? नाइट्रिफिकेशन. ओके. So its answer will be nitrification or the C answer. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. द मेन एंजाइम इन द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज. तो सबसे चीफ एंजाइम जो होता है हमने बहुत बार पढ़ा है, दैट इज द नाइट्रोजिनेज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. जो आपका सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन सा इनमें से? तो एजोबैक्टर, रोडोसुडोमोनास और क्लोस्ट्रिडियम, ये सब ए सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज हैं. दीज आर ऑल्सो दी नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया. बट राइजोबियम जो होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन. राइजोबियम जो होता है और फ्रैंकिया जो होता है, ये दो बैक्टीरिया जो होते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं. राइजोबियम नोड्यूल्स बनाता है, फ्रैंकिया नोड्यूल्स नहीं बनाता. सो राइजोबियम विल बी दी आंसर फॉर दी सिक्स्थ क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने ATPs लगते हैं जब टोटल आपका डाई नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल 2 अमोनिया में चेंज हो जाता है. तो ये पूरा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस है. 16 ATPs लगते हैं. सो इसका आंसर होगा ए, 16 ATP. ओके. यही क्वेश्चन जो था इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि टोटल एक अमोनिया बनाने के लिए डाई नाइट्रोजन से एक मॉलिक्यूल बनने के लिए कितने ATPs लगेंगे? तो 2 के लिए 16 लगते हैं, तो 1 के लिए सिंगल के लिए आपका 16/2 8 ATPs लगेंगे. इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि डाई नाइट्रोजन से 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनाने के लिए 8 ATP और 2 मॉलिक्यूल्स के लिए आपका 16 ATP. सो ए विल बी द आंसर फॉर द 7th क्वेश्चन. 8th की बात करें अगर, इसमें नाइट्रोजन इसके कंपोनेंट पूछे तो मैंने क्लास में भी बताया था नाइट्रोजन में टोटल 2 कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट 1 एंड द कंपोनेंट 2. कंपोनेंट 1 जो होता है उसको एजोफेरेडॉक्सिन बोलते हैं, इसमें आयरन होता है. कंपोनेंट 2 में जो होता है मॉलिब्डेनम भी होता है और आयरन भी, इसको एजोमॉलिब्डोफेरेडॉक्सिन बोलते हैं. ओके. तो टोटल 2 कंपोनेंट्स होंगे. सो द आंसर विल बी दी ए, 2 कंपोनेंट्स. नेक्स्ट आपका हु आइसोलेटेड द फर्स्ट डिजायर्ड जीन फ्रॉम द जीनोम. ये हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है. आपका जो पॉल बर्ग थे, दीज आर द साइंटिस्ट विच फर्स्टली आइसोलेट द डिजायर्ड जीन फ्रॉम द जीनोम. सो इट विल बी पॉल बर्ग. 10th क्वेश्चन की बात करते हैं. इनमें से कौन सा प्लाज्मिड वेक्टर नहीं है? PBr 322 सबसे कॉमन प्लाज्मिड वेक्टर है. PUC 18 प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये भी जो आपका प्लाज्मिड वेक्टर है. कॉल 1 भी प्लाज्मिड वेक्टर है. PBr कॉल 1 से ही बनाया गया है. M13 जो है ये आपका M13 जो है वो आपका फेज DNA है या फाज जीनोम है. बैक्टीरियोफाज होते हैं जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं, ऐसे वायरस होते हैं, तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका M13 होता है. ठीक है. I'm सॉरी, लैम्बडा नहीं, लैम्बडा जो होता है वो अलग बैक्टीरियोफाज है. M13 एक अलग बैक्टीरियोफाज है. M13 में सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA होता है. ठीक है. सो M13 cloning vector is not a plasmid vector, it is a bacteriophage vector.
सो आंसर विल बी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन साइट? इको R1, HIND3, BAM, H1 ये तीनों ही रिस्ट्रिक्शन साइट है। ORI साइट जो होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ये रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर्क नहीं करते बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू बी प्रेजेंट इन ए क्लोनिंग वेक्टर फॉर द रेप्लिकेशन पर्पज। तो ORI इसका आंसर होगा 11th का, कि ORI साइट जो है वो रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं है। PBR 32 के जो 322 के साइज़ की बात की गई है तो इट्स 4363 है, याद करने गए थियोरेटिकली। इतने बेस पेयर्स इसका साइज़ होता है 4.3 किलो बेस पेयर अप्रोक्सीमेटली, या बेस पेयर में बात करें तो 4363। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है लैम्बडा फेज जीनोम जो है उसकी नेचर क्या है? तो लैम्बडा फेज जो है वो आपका अभी मैंने बताया था M13 जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है। लैम्बडा फेज डबल स्ट्रैंडेड लीनियर DNA होता है इस तरह से। तो डबल स्ट्रैंडेड लीनियर DNA 13 का C होगा, द डबल स्ट्रैंडेड लीनियर DNA। नेक्स्ट है ऐसे वेक्टर्स जो दो होस्ट के अंदर प्रोपेगेट कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बाइनरी वेक्टर या उनको शटल वेक्टर बोलते हैं। 14 का होगा C, शटल वेक्टर्स। लाइक कुछ वेक्टर्स होते हैं आपका यीस्ट आर्टिफिशियल वेक्टर, वो यीस्ट में भी कर सकता है और बैक्टीरिया में भी कर सकता है, तो वो भी एक बाइनरी वेक्टर एक तरह का। सो इट विल बी C, 14 का C। 15 की बात करें तो पूछा इनमें से कौन सा लिपिड या लिपिड का डेरिवेटिव नहीं है? सेल मेम्ब्रेन जो होती है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, सो इट इज़ लिपिड और डेरिवेटिव ऑफ द लिपिड। क्यूटिकल भी लिपिड्स हैं, विटामिन्स भी लिपिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं। हीमोग्लोबिन जो है ये प्रोटीन है ना कि लिपिड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर 2 एसेंशियल फैटी एसिड? तो 2 ही एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, ओमेगा 3 एंड दी ओमेगा 6। ओमेगा 3 लिनोलेनिक एसिड होता है, ओमेगा 6 लिनोलिक एसिड होता है। तो 1 and 2 C ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने पूछा कौन से 2 एसेंशियल फैटी एसिड से, तो 1 and 2 आर दी एसेंशियल फैटी एसिड्स, नॉट दी ओलिक एसिड, दी पाल्मिटिक एसिड। प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड? फैटी एसिड के बनने के लिए एसिटाइल कोए जो होता है ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। एसिटाइल को ए से जो है हमारे फैटी एसिड बनते हैं। एसिटाइल को ए चेंज होता है मेलोनिल को ए में, फिर ये दोनों आपस में कंडेंस होते हैं टू फॉर्म दी फैटी एसाइल को ए और दी फैटी एसाइल SACPs। सो इट विल बी 17 का बी है, आपका बी होगा। 18 की बात करें, इन्होंने कहा कि कौन सा एंजाइम नहीं है सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड में? कार्बोक्सिलेज जो होता है ये यूज़ होता है फर्स्ट जब एसिटाइल को ए 2 कार्बन कंपाउंड चेंज इनटू द मेलोनिल को एंजाइम विच इज ए 3 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, CO2 ऐड करता है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, HCO3 की फॉर्म में। कौन सा एंजाइम? कार्बोक्सिलेज। तो ये होता है, इट मीन्स ये आंसर नहीं है। फैटी एसिड सिंथेज भी होता है जब आपका एसिटाइल कोए और मेलोनिल कोए आपस में कंडेंस होंगे तब फैटी एसिड सिंथेज होगा। ट्रांस एसिटाइलेज भी होता है, को एंजाइम्स A ग्रुप्स को SACP ग्रुप से ट्रांसफ़र करवाता है। लाइक एसिटाइल को A था, कोए हटा देगा, एसिटाइल SACP बना देगा, तो ये ट्रांसफ़र का काम करता है ट्रांस एसिटाइलेज। यानी तीनों ही होते हैं बट परऑक्सीडेजेस कहीं भी प्रेजेंट नहीं होते उस पाथवे में। सो आंसर विल बी डी। मैंने पूछा कौन सा एंजाइम नहीं है, तो आपका डी होगा आंसर। 19 की बात करते हैं विच ऑफ द एंजाइम्स कैरी आउट द ब्रेक डाउन ऑफ द फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल? तो लाइपेज जो एंजाइम होते हैं वो लिपिड्स का ब्रेक डाउन करते हैं फैट्स और ग्लिसरॉल में। सो इट विल बी बी। टॉकिंग अबाउट द वेरी लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स रिलीजेस द एसिटाइल कोए फ्रॉम द बीटा फैटी एसाइल को एंजाइम है? जब भी हम बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं डिटेल में तो उसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं, लाइक अल्फा कीटो ब्यूटाइल को एंजाइम A, और लास्ट में बनता है बीटा कीटो फैटी एसाइल कोए, जिसमें से एसिटाइल कोए यूनिट्स निकलना शुरू होती हैं। तो वहाँ पे एंजाइम होता है थियोलेज। बीटा कीटो फैटी एसाइल कोए में से एक एसिटाइल कोए यूनिट निकल जाएगी, एंजाइम होगा थियोलेज। और फिर जो नेक्स्ट फैटी एसाइल बचेगा उसमें 2 कार्बन कम होंगे क्योंकि उसमें से एसिटाइल कोए क्या हो चुका, रिमूव हो चुका। तो द एंजाइम विल बी दी थियोलेज। सो दीज आर दी आंसर्स फॉर टुडेज टेस्ट। होप आप सभी ने अच्छा किया होगा। हैव अ नाइस डे।